जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से मेंबर पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह अपने ही चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के घर का घेराव करने जा रहे हैं। उनका मानना यह है कि ओपन मेरिट में जो रिजर्वेशन पॉलिसी जम्मू कश्मीर में इस वक्त लागू की गई है उसका नुकसान ओपन मेरिट वालों को हो रहा है और इसके लिए कल वो अपने ही चीफ मिनिस्टर का घेराव करने जा रहे हैं। आगा रूहुल्लाह का ये मानना है कि ओपन मेरिट वालों के साथ ज्यादती हो रही है, नाइंसाफी हो रही है, लेकिन आगा रूहुल्लाह से चंद सवालात आज करने जरूरी है। क्या आगा रूहुल्लाह का अपने ही चीफ मिनिस्टर के घर का घेराव करना मुनासिब है, जायज है? और क्या चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला रिजर्वेशन पॉलिसी में कुछ बदलाव कर सकते हैं? पहले यही समझना आगा रूहुल्लाह के लिए बहुत जरूरी था। आगा रूहुल्लाह इस वक्त जो सियासत कर रहे हैं सिर्फ पॉलिटिक्स फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स है, सिर्फ सियासत बराए सियासत। वो जम्मू कश्मीर के उन हालात को नहीं समझ रहे हैं या समझते हुए अनजान बन रहे हैं कि जम्मू और कश्मीर की सरकार इस वक्त बैसाखियों पे खड़ी है। जम्मू और कश्मीर की सरकार के पास कितने इख्तियारात हैं ये अभी तक जम्मू और कश्मीर की सरकार को खुद पता नहीं है। इस वक्त ऐसा प्रोटेस्ट करना, प्रोटेस्ट की धमकी देना और ये प्रोटेस्ट की टाइमिंग जो है वो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है कि जम्मू और कश्मीर में अगर हिज़्ब इख्तलाफ कोई बात करता है तो चलिए कुछ हद तक समझ में आती है कि वो सियासत कर रहे हैं, लेकिन जब अपना ही मेंबर पार्लियामेंट अपने ही चीफ मिनिस्टर के घर का घेराव करने की बात करे तो फिर बहुत से सवालात खड़े होते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। पहले यही समझने की जरूरत है आगा रूहुल्लाह को और उन लोगों को जो रिजर्वेशन के हवाले से ये गुफ्तगू करते हुए अक्सर पाए जाते हैं कि जम्मू और कश्मीर में ओपन मेरिट वालों के साथ ज्यादती हो रही है और जम्मू कश्मीर की सरकार को इस पर गौर करना चाहिए। क्या जम्मू कश्मीर की सरकार इस पर कोई फैसला कर सकती है? ये आगा रूहुल्लाह को और उनके हमनवा जितने लोग हैं उन्हें समझने की जरूरत है। इस वक्त प्रोटेस्ट की टाइमिंग के हवाले से अगर हम गुफ्तगू करें, जम्मू और कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर खुद बैसाखियों पे है। क्या इतनी ताकत रखता है कि रिजर्वेशन को कम करे या रिजर्वेशन को बढ़ाए? ये बहुत अहम सवाल है कि जम्मू और कश्मीर के चीफ मिनिस्टर के पास क्या इतने इख्तियारात है भी हैं या नहीं है। बहुत आसान लफ्जों में जम्मू और कश्मीर की सरकार के इख्तियारात अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो एक मिसाल, जो 2 महीने हो गए हैं जम्मू और कश्मीर में सरकार बने हुए, तो इन्होंने सबसे पहला रेजोल्यूशन ये पास किया कि जम्मू और कश्मीर को यूनियन टेरिटरी से रियासत में बदला जाए या रियासत का दर्जा बहाल किया जाए। रेजोल्यूशन पास हो जाता है तो क्या जम्मू और कश्मीर को आगा रूहुल्लाह जम्मू और कश्मीर स्टेट लिखने के मजाज हो जाते हैं? क्या जम्मू और कश्मीर की असेंबली में रेजोल्यूशन पास होने के बाद जम्मू और कश्मीर रियासत बन गई है? नहीं बनी। मामला मरकज के पास है। मरकज जब चाहेगा जम्मू और कश्मीर की रियासत का दर्जा बहाल करेगा। अब्दुल्ला ने रिजर्वेशन के हवाले से एक सब कमेटी बनाई, वो यही कर सकते थे। सब कमेटी की रिपोर्ट जब आएगी वो रिपोर्ट मरकज के पास जाएगी। मरकज का ये इख्तियार है कि वो रिजर्वेशन के साथ छेड़छाड़ करे। बढ़ाना या घटाने का पूरा इख्तियार मरकज के पास है। रिजर्वेशन ST2 को अभी हाल ही में मिली है, वो पार्लियामेंट से मिली है। क्या असेंबली किसी पार्लियामेंट के फैसले को बदल सकती है? नहीं बदल सकती। रिजर्वेशन की मांग आगा रूहुल्लाह की इस वक्त करना ऐसे ही है। रेजोल्यूशन पास होता है कि हमें स्टेट चाहिए, रेजोल्यूशन पास हो गया, लेकिन जम्मू और कश्मीर रेजोल्यूशन पास होने के बाद भी यूनियन टेरिटरी है। ऐसे ही जम्मू और कश्मीर अगर रिजर्वेशन के हवाले से कोई फैसला करता है, लेकिन हतमी और आखिरी फैसला मरकजी सरकार को करना है। ये एक बेसिक चीज है जो समझने की जरूरत है और मुझे यकीन है कि आगा रूहुल्लाह इसे समझते हैं, लेकिन सिर्फ उन लोगों को खुश करने की कोशिश आगा रूहुल्लाह इस वक्त कर रहे हैं जो उनके वोटर हैं। और आगा रूहुल्लाह इस वक्त सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं, पॉलिटिक्स फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, क्योंकि
इस वक्त जम्मू और कश्मीर की सरकार एक बड़ी लड़ाई लड़ रही है। पिछले 2 महीने में लगभग 2 से 3 बार ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की मुलाकात ऑनरेबल होम मिनिस्टर से हो चुकी है, प्राइम मिनिस्टर से मिल चुके हैं, डिफेंस मिनिस्टर से मिल चुके हैं, और एक गुहार कि जम्मू और कश्मीर यूनियन टेरिटरी को रियासत में बदला जाए। और उसके लिए उमर अब्दुल्ला जो कुछ कर सकते थे वो सब कुछ कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को ना रियासत में नाराज करना चाहते हैं, ना सेंटर में नाराज करना चाहते हैं। वो चाहते हैं जम्मू और कश्मीर की रियासत का दर्जा बहाल हो। लड़ाई नेशनल कॉन्फ्रेंस रियासत की लड़ रही है। इस वक्त आगा रूहुल्लाह को उमर अब्दुल्ला की परेशानियां बढ़ानी नहीं थी, बल्कि उमर अब्दुल्ला के साथ खड़े होकर पहले रियासत मांगनी थी। रियासत मिलेगी, आप बाइख्तियार होंगे, लोगों की बहुत सी परेशानियां, बहुत से काम हो पाएंगे तभी जब रियासत मिलेगी। और अपने मैनिफेस्टो में किए गए वादे भी आप तभी पूरे कर पाएंगे जब रियासत होगी। जम्मू और कश्मीर के लोग इस इंतजार में हैं 200 यूनिट बिजली कब फ्री मिलेगी, 12 सिलेंडर कब फ्री मिलेंगे, कब 10 से 12 किलो मुफ्त में मिलने लगेगा। इस चीज का इंतजार जम्मू कश्मीर के गरीब लोग कर रहे हैं। जम्मू और कश्मीर के गरीब लोगों की आवाज बनने की कोशिश उमर अब्दुल्ला जरूर कर रहे हैं, लेकिन उनके राह की सबसे बड़ी रुकावट आगा रूहुल्लाह है, जिन्हें लगता है कि जम्मू और कश्मीर का इस वक्त का सबसे बड़ा मसला रिजर्वेशन है। हालांकि ऐसा नहीं है। सबसे जरूरी चीज जो जम्मू और कश्मीर के लिए है वो है जम्मू और कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल किया जाए, ताकि यहां की सरकार बाइख्तियार हो पाए और बड़े बड़े फैसले ले पाए। 2 से 2.5 महीने सरकार को बने हुए हो चुके हैं, अभी तक कोई बड़ी ट्रांसफर्स सरकार ने नहीं की है। वजह क्या है? वजह साफ, सरकार को अभी तक यही नहीं पता कि ये हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अपने दफ्तर में कैबिनेट मिनिस्टर ने जो ट्रांसफर्स की हैं, इसके अलावा कोई मेजर ट्रांसफर नहीं हुई है। अभी जो सरकार ट्रांसफर तक करने की मजाज नहीं है, उस सरकार से आगा रूहुल्लाह जो उसी सरकार का हिस्सा है, उसी जमात से मेंबर पार्लियामेंट हैं, ये मांग कर रहे हैं कि ज्यादती हो रही है रिजर्वेशन में ओपन मेरिट वालों के साथ, उनके साथ इंसाफ किया जाए। ये वैसे ही है कि किसी ऐसे दर से ऐसी चीज की मांग करना जो उस दर से मिल ही नहीं सकती, जो उसके इख्तियार में है ही नहीं है। ये जमीन पे बैठे हुए किसी शख्स से ये कहना कि आसमान से तारे तोड़ लाए, ये उसी के मुतरादिफ है जो आगा रूहुल्लाह मांग कर रहे हैं। वो वैसे ही है कि आप किसी से कहें कि आसमान से तारे तोड़ कर ले आए, आसमान से तारे भी नहीं आ सकते। और उमर अब्दुल्ला सरकार रिजर्वेशन के साथ छेड़छाड़ भी नहीं कर सकती। ये मांग जो आगा रूहुल्लाह कर रहे हैं, ये रियासत के चीफ मिनिस्टर के इख्तियार में भी नहीं है। समझिएगा, एक है रियासत, एक है यूनियन टेरिटरी। रियासत के चीफ मिनिस्टर के पास भी ये इख्तियार नहीं है कि वो पार्लियामेंट के फैसले को बदले, तो फिर कहां यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर से ये मांग करना रिजर्वेशन पॉलिसी पर गौर किया जाए, लोगों के साथ इंसाफ किया जाए। ये आगा रूहुल्लाह सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें चंद लोगों को खुश करना है। आगा रूहुल्लाह मेंबर पार्लियामेंट हैं। बेहतर यह होता आगा रूहुल्लाह जंतर मंतर पर धरना देते, नेशनल मीडिया उसे कवर करती और दिल्ली की सरकार को इनकी मांग का पता चलता। दिल्ली की सरकार सोचती कि कश्मीर का एक मेंबर पार्लियामेंट क्या मांग रहा है। आगा रूहुल्लाह कश्मीर में आकर जो कुछ कर रहे हैं वो वैसे ही है कि जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? ना नेशनल ना इंटरनेशनल मीडिया की इस पर नजर पड़ेगी। आगा रूहुल्लाह अगर लोगों की फिक्र करते, अगर वाकई इस हवाले से संजीदा होते, तो दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देते, जंतर मंतर से ये आवाज उठाते, अपने चीफ मिनिस्टर से भी कहते साथ बैठिए, जंतर मंतर पर धरना दिया जाएगा। आगा रूहुल्लाह जंतर मंतर पर धरना नहीं दे रहे हैं, सेंटर से ये मांग नहीं कर रहे हैं, अपने ही चीफ मिनिस्टर के घर का घेराव कर रहे हैं। और चीफ मिनिस्टर भी तो रियासत का चीफ मिनिस्टर नहीं, यूनियन टेरिटरी का चीफ मिनिस्टर, जो इस वक्त पूरी ताकत लगा रहा है कि रियासत का दर्जा बहाल हो, ताकि लोगों के साथ किए गए वादे पूरे कर सकें। लोगों को पानी की भी फिक्र है, लोगों को बिजली की भी फिक्र है, लोगों को खाने की भी फिक्र है, लोगों को सड़कें भी चाहिए, अच्छा इलाज भी चाहिए, अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी चाहिए। ये तमाम चीजें लोगों को चाहिए, लेकिन आगा रूहुल्लाह को लगता है कि उन्हें ये गुमान हो गया है
کہ جموں اور کشمیر کی ایک تو سب سے بڑی آواز میں ہی ہوں، اور دوسرا جموں اور کشمیر کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت صرف اور صرف ریزرویشن کا مسئلہ ہے، حالانکہ جموں اور کشمیر کی سرکار یہ سمجھتی ہے، آنریبل چیف منسٹر یہ سمجھتے ہیں کہ وعدے تبھی پورے کیے جا سکتے ہیں جب ریاست کا درجہ بحال ہوگا۔ آنریبل چیف منسٹر نے ریزرویشن کے حوالے سے جو اپنے مینیفیسٹو میں وعدہ کیا تھا، اس حوالے سے انہوں نے کام بھی کرنا شروع کر دیا ہے۔ 5 کیبنٹ منسٹر ہیں، 3 رکنی ایک سب کمیٹی بنائی ہے، وہ کمیٹی اپنی رپورٹ آنریبل چیف منسٹر کو پیش کرے گی، لیکن اختیار کمیٹی کے پاس بھی نہیں، اختیار چیف منسٹر کے پاس بھی نہیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں مرکز میں جانی ہیں اور مرکز نے یہ فیصلہ کرنا ہے۔ تو کیا سب کمیٹی کی رپورٹ آنے سے پہلے آغا روح اللہ کا دھرنا دینا، چیف منسٹر کا اس سب کمیٹی کی رپورٹ کے اوپر فیصلہ کرنے سے پہلے آغا روح اللہ کا دھرنے پر بیٹھنا، اور کیا چیف منسٹر کا اس فائل کو جموں کشمیر میں روکنے کے بجائے آنریبل لیفٹیننٹ گورنر کے ذریعے مرکز تک بھیجنے تک آغا روح اللہ کو انتظار نہیں کرنا چاہیے تھا؟ ممبر پارلیمنٹ اس وقت اپنی ہی سرکار کے لیے سردرد بنتے جا رہے ہیں۔ آغا روح اللہ کو جہاں عمر عبداللہ کی طاقت بننی چاہیے تھی، جہاں آغا روح اللہ کو عمر عبداللہ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنا چاہیے تھا، تاکہ وہ راستے جو ریاست کی طرف جاتے ہیں وہ ہموار ہو سکیں، ریاست کا درجہ بحال ہو سکے، بجائے اس کے کہ راستے ہموار کرتے آغا روح اللہ اس وقت ریاست اور عمر عبداللہ کے بیچ میں کانٹے بچھانے کا کام کر رہے ہیں۔ آغا روح اللہ کی یہ آواز جینوئن کاز نہیں ہے۔ آغا روح اللہ کی اس وقت یہ پروٹیسٹ کرنے کی ٹائمنگ جینوئن کاز نہیں لگتا ہے۔ آغا روح اللہ ایک ایسی سرکار سے وہ مانگ رہے ہیں جو اس کے مجازی نہیں ہے، اور جو سرکار اس پر فیصلہ لے سکتی ہے، کچھ کر سکتی ہے، وہ سرکار پہلے فیصلہ لے چکی ہے، اور یہ وہ سرکار ہے جو ایک بار فیصلہ لے لے تو پھر اپنے فیصلوں پر واپس لینا تو بہت دور کی بات، اس پر نظر ثانی بھی نہیں کرتی ہے۔ لیکن آغا روح اللہ سے ایک بڑا سوال، پروٹیسٹ جنتر منتر پر کیوں نہیں ہوا؟ دھرنے پہ جنتر منتر پہ کیوں نہیں بیٹھے؟ آواز مرکزی سرکار کے خلاف کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں؟ آواز اپنی ہی سرکار جموں کشمیر یونین ٹیریٹری کے چیف منسٹر کے خلاف کیوں اٹھائی جا رہی ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے، اور اس سوال کا جواب آغا روح اللہ کو دینا ہوگا۔ ایک ایسے دروازے پر دستک دینے کا کیا فائدہ جس دروازے نے آپ کے لیے کھلنا ہی نہیں ہے؟ ایک ایسے دروازے پر دستک دینے کا کیا فائدہ جہاں سے آپ کو کچھ نہیں ملنا ہے، اور جہاں سے ملنا ہے وہاں جانے کی آپ کی طاقت نہیں ہے، اور آپ جانا بھی نہیں چاہتے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں جس دروازے سے ریزرویشن ملی ہے اس دروازے سے ریزرویشن کی واپسی کا راستہ نہیں جاتا ہے۔